हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के सामने विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं थीं और उन समस्याओं का निवारण या उनको हल करना ही नीति नियंताओं का एक प्राथमिक उद्देश्य था। तो ऐसी दशा में यह सोचा गया कि कौन सी विकास रणनीति को अपनाया जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रणनीति क्या होती है। तो रणनीति किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो विभिन्न विधियां या जो विभिन्न तरीके उपलब्ध होते हैं उन तरीकों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना ही रणनीति कहलाता है। तो आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मूल रूप से दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होती है वह स्वतंत्र बाजार विकास रणनीति होती है, अर्थात जिसको हम फ्री मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो फ्री मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का अर्थ है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जाए। तो ऐसी दशा में जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को बाजार के माध्यम से ऑपरेट करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें कि निजी क्षेत्र का जो हस्तक्षेप होता है वह अधिक होता है और सरकारी क्षेत्र की जो भूमिका होती है वो बहुत ही सीमित होती है। और जो उत्पादन होता है वह उत्पादन मार्केट की शक्तियों अर्थात जो डिमांड और सप्लाई होता है उन फोर्सेस के आधार पर उत्पादन होता है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको कि हम योजनाबद्ध विकास रणनीति अर्थात प्लान्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इस रणनीति में सरकार देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में न केवल मार्गदर्शक बनती है बल्कि विकास व समृद्धि की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार भी होती है। अर्थात जो योजनाबद्ध विकास रणनीति है इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है, सरकार के माध्यम से ही जो आर्थिक प्रगति की दिशा दशा होगी उसको तय किया जाता है और इसके साथ साथ सरकार खुद उत्पादन और वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करती है। तो भारत में जो दूसरी विधि थी उस दूसरी विधि का प्रयोग किया गया जिसके अंतर्गत भारत में आर्थिक आयोजन की शुरुआत हुई। तो हम आइए समझते हैं कि आर्थिक आयोजन होता क्या है। तो संक्षेप में हम कहें तो जो आर्थिक आयोजन का संबंध कुछ मूलभूत प्रश्नों से होता है, जैसे कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उनका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। तो यदि हम समझें कि आर्थिक आयोजन का अर्थ क्या होता है तो आर्थिक आयोजन का अर्थ यह होता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसी एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत सुभाषित या सुस्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक शक्तियों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वह जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। अर्थात आर्थिक नियोजन के अंतर्गत कुछ मूलभूत बातें समाहित होती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो संसाधन देश में उपलब्ध हैं उन संसाधनों के बारे में आकलन किया जाता है और एक निश्चित समयावधि के बारे में बात की जाती है और इसके साथ साथ उसमें उसी समयावधि में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनको कि प्राप्त करना आवश्यक रहता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक शक्तियों का प्रयोग किया जाए इसके बारे में बात की जाती है। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई इसके मुख्य रूप से कुछ जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य था कि भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसके अलावा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करना। और इसके उद्देश्यों के अंतर्गत गरीबी निवारण को भी प्राथमिकता दी गई। साथ साथ अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की बात की गई। इसके साथ साथ जो निवेश और पूंजी व्यय को बढ़ावा देना भी आर्थिक आयोजन का उद्देश्य था। और इसके अलावा जो आय वितरण व क्षेत्रीय विषमता है उसको भी दूर करने के लिए इसमें प्रयास किए गए। इसके साथ साथ भारत का तकनीकी जो विकास है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी नीति बनाई गई। तो अब योजना आर्थिक आयोजन के अंतर्गत 5 ईयर प्लान्स की स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसके अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और इन योजनाओं को बनाने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम योजना आयोग था। और क्योंकि 1946 में केसी नियोगी समिति की रिकमेंडेशंस पर 13 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई।
और जिसका मुख्य कार्य था कि यह आयोग योजनाओं का निर्माण करेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया है। और इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक और संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम राष्ट्रीय विकास परिषद है या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और इसका कार्य था कि जो योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनका अनुमोदन करना। तो अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उनकी अवधि क्या रही है और उन योजनाओं में कौन से मॉडल का प्रयोग किया गया है और उन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इसके अलावा उसमें कितने रुपए का व्यय किया गया। तो हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक थी और इस योजना में हैरड डोमर मॉडल का प्रयोग किया गया था। अर्थात ये योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना और इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के लिए 1960 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की बात की गई थी और इसमें से जो 44% इसका हिस्सा था वह कृषि सिंचाई व शक्ति पर व्यय करने की बात की गई। इसके अलावा जो 27% था उसको परिवहन व संचार पर व्यय करने की बात की गई थी। लेकिन यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी क्योंकि इसमें उद्योगों व खनिजों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक था और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल को आगत निर्गत मॉडल भी कहा जाता है और इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया और इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के लिए 4672 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो यदि हम इस योजना को देखें तो इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना बहुत तेज़ी से हुई लेकिन कृषि का जो परफॉर्मेंस था वो संतोषजनक नहीं था। इसके अलावा लघु उद्योगों की भी असफलता सामने आई जिसके कारण कीमतों में 30% की वृद्धि हुई थी। तो इसका आशय यह हुआ कि यह जो योजना थी यह भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 था और यह योजना जॉन सैंडी व एस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व स्वस्फूर्त बनाना। और इस योजना के लिए 8,577 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना के कालावधि में भारत को 2 युद्ध लड़ना पड़ा था। एक पहला युद्ध जो भारत का चीन के साथ हुआ था जो कि 1962 में लड़ा गया और दूसरा युद्ध पाकिस्तान से हुआ था जो कि 1965 में लड़ा गया। तो इन दोनों युद्धों के कारण भारत का जो आर्थिक तंत्र था वह आर्थिक तंत्र बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ जिसके कारण कि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुई। इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि जब युद्ध हो चुका था, युद्ध के अलावा भारत में खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हो गया था और इसके साथ साथ जो मुद्रास्फीति थी, मुद्रास्फीति में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई थी। इसके वजह से कोई 5 ईयर प्लान न आ सका। इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं आई जिनकी अवधि 1966 से लेकर 1969 तक था। अर्थात ये एनुअल प्लान्स आए 3 और इस अवधि में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक था और यह योजना LS मन्ने और अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित थी और इसके अंतर्गत भारत में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की बात की गई थी और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 15,779 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। और इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू होती है जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक थी और यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसके अंतर्गत इस गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जैसी बातों पर विशेष
बल दिया गया और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 39,246 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दो चूँकि हम जानते हैं कि 1977 में राजनीतिक क्षेत्र में भारत में एक बहुत ही प्रमुख परिवर्तन हुआ था, जिसमें कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वह गिर गई और उसके स्थान पर जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 1978 से लेकर 1983 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। तो इस पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1978 से लेकर 83 थी, इसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया। तो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का आशय होता है कि ऐसी योजनाओं को जिनको छोटी छोटी वार्षिक अवधि के लिए या वार्षिक अवधि के माध्यम से छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से इनको लागू किया जाता है, अर्थात इसमें एक वर्ष की अनेक आवर्ती योजनाएं बनती हैं। तो वैश्विक स्तर पर इस अवधारणा के जो प्रतिपादक थे वो गुरनार मेंडल थे और भारत में इसका प्रयोग डी.टी. लकड़ावाला ने किया था। तो इस तरीके से जो 1978 से लेकर 83 का प्लान था उसको रोलिंग प्लान कहा गया। इसके बाद हम जानते हैं कि 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ जाती है और जनता पार्टी के द्वारा जो 1978 से लेकर 83 के लिए जो छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसको रद्द करके इंदिरा गांधी सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना दोबारा लागू की और इसकी जो अवधि थी वो 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक थी। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसको 2 बार लागू किया गया और इस पंचवर्षीय योजना में संरचनात्मक परिवर्तन व समृद्धि पर बल देने जैसी बातें कही गई। इसके साथ साथ जो इसका प्रमुख उद्देश्य था वह था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन बहुत व्यापक पैमाने पर करना है और इस योजना के अंतर्गत 1,09,292 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था और इसी योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए जिनका संबंध रोजगार सृजन से था, जैसे कि IRDP की इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द्वारका डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज और RLEGP अर्थात रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इन सभी प्रोग्राम्स के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए प्रयास किए गए। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक थी, इसको लागू किया गया और इसमें जो मॉडल अपनाया गया था वह मॉडल था कि दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर बल देते हुए उदारीकरण की ओर अग्रसर। अर्थात हम जब बात करते हैं कि 1951 में भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम लागू किया गया था, तो इसके लिए जो बैकग्राउंड था वह 7वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1985 से लेकर के 1990 की अवधि में ही एक बेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसी 5 ईयर प्लान में उदारीकरण के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए गए थे और इस योजना का जो उद्देश्य था वह अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था और इस योजना के अंतर्गत व्यय के लिए 2,18,730 करोड़ रुपए व्यय करने की बात की गई थी और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन व उत्पादकता में वृद्धि को भी इस योजना के अंतर्गत बल दिया गया। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 1990 तक किस तरीके से लागू हुई और उनकी अवधि क्या थी, उनमें कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए गए थे और उनका उद्देश्य क्या था। अब हम इसके बाद अगले लेक्चर में आपसे जो बाकी योजनाएं हैं अर्थात 8वीं 9वीं 10वीं व 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपके बीच आते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।